आज डी एंड ब्लॉक का हम लोग लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 का मतलब क्या है, हमने पहले जो है लेक्चर नंबर 1 शुरू किया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खासतौर पे मैं तो पहले आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था तो वहां पे मैंने क्या पढ़ा था, आपको सारी चीजें बताई थी। क्या जो मैंने कहा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था जी KMNO4 K2CR27 KMNO4 और K2CR27 की मैंने डिटेल स्टडी की थी। ठीक, KMNO4 K2CR27 की डिटेल स्टडी की थी। आज हम लोग क्या करने वाले थे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब डी और एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। जो जनरल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जनरल प्रॉपर्टी में मैंने कौन कौन सी बातें बोली थी आपसे, हमने कहा था जनरल प्रॉपर्टी की बात करने वाला था मैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी बातें डिस्कस करने वाला था बेटा, हम जनरल प्रॉपर्टी में आपसे कुछ प्रॉपर्टी है जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिएगा कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी। सर सबसे पहला हमने क्या बोला था, हमने कहा था सर सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मुझे ये डिस्कस करना है पूरा, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एटॉमिक साइज। क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज, बराबर है। हम दूसरा क्या पहले, उसके बाद में हाँ एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे। या छोड़ो, मैं एटॉमिक साइज की बात क्या करूं, मैं सीधा सीधा पहले आ जाऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट ही आज डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा रहने दो, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं, तो अभी दिक्कत होगा आपको। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिस्कस कर लेंगे। और एटॉमिक साइज के बाद में क्या डिस्कस करना है हमको, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या करना है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा रखा है उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ फिर कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है हमको, हम उसके बाद में क्या डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में हम लोग पहले मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। और उसके बाद में क्या बात करेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बात करेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम उसके बाद में डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी, डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करने वाले हैं। और डेंसिटी के बाद हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बात करने वाले बेटा, डेंसिटी के बाद में ये एलॉय का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एलॉय का फॉर्मेशन करता है। ये एलॉय का फॉर्मेशन क्यों करता है, और क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये। कैसा है ये, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। सर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, सही बात है सर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ साथ इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करने वाले हैं ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। ठीक, कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और कुछ बताया क्या, अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा अपने आप समझ में आता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने आपको केमिकल उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही डिस्कस कर दिया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स टाइप का नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको, है ना, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की। क्योंकि पी ब्लॉक में अगर पार्ट रिड्यूस हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक नहीं रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है ज्यादा चांस वहीं से सवाल बनने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर सबसे पहले चीज तो ये समझिए कि हमारे पास डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है। मैं पूरा लिखा के कर रहा हूं, चाहो तो आप लोग एनसीईआरटी अगर हो आपके पास में तो खोल के बैठ सकते हो एनसीईआरटी। ठीक, हमारे पास में देखो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे स्कैंडियम है, यट्रियम है और लैंथनम है। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। और फिर टाइटेनियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट और निकेल और कॉपर और कौन होगा बेटा, जिंक। क्या हमारे पास यही एलिमेंट है, हमारे पास यही एलिमेंट है। असर ताई जरा हाफ रफ्तार से, ताई जरा हाफ रफ्तार से। और यहां पे वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया, यही तो है, वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। और करो मरो वावाही लूटो, पूरा लिख लेते हैं ना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, पूरा लिख लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। और यहां पे ताई जरा हाफ रफ्तार से, यही तो है, यही तो है। और वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। और वो करो मरो वावाही लूटो सो जाओ। और क्या होगा बेटा, मन तक रे भाई, मन तक रे भाई, है ना, मन तक रे भाई। और फिर फे रस हसे, फे रस हसे, बराबर है। और यहां पे क्या होगा, कुरियर, कुरियर मत कर, कुरियर मत कर, यही तो है। और यहां पे क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे धांसू, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे धांसू। और ये क्या होगा, क्यों आगे आऊं राजू, क्यों आगे आऊं राजू। और इधर जिंदगी कैडबरी होगी कहां, कनाडा में, कहां, कनाडा में। क्या इतनी बात बराबर है सबको कि नहीं।
अब देखो CN, अच्छा CD की जगह, हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर बेहतर ये गड़बड़ क्यों हुआ, जिंदगी कैडबरी होगी कनाडा में लिखना चाहते या तो फिर क्या बोलते हैं, जिन्ना कनाडा में होगा कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, ये ज्यादा अच्छा रहता है। जिन्ना कनाडा में होगा कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, कॉन्फ्रेंस से याद आता है कि CN होगा, है ना। तो अब देखो सुनो, ये हमारे पास कौन सा सीरीज है बेटा, अगर इस सीरीज की बात करें हमारे पास, तो ये 3D सीरीज है। क्या है ये? 3D सीरीज है। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये 3D सीरीज है। और ये कौन सा सीरीज है हमारे पास? 4D। बराबर है, ये 4D सीरीज है। और ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। और ये कौन सी है? 6D। क्या हमारा इतने से काम हो जाता है कि 7D भी चाहिए होता है? 7D नहीं चाहिए होता है। अगर डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? जनरल की बात करें तो सर नोबल गैस, इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस, है ना, इनर्ट गैस प्रीवियस, कौन सा? प्रीवियस इनर्ट गैस। और उसके बाद में NS, क्या NS में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है? और फिर उसके बाद में कहां भरा जाता है इलेक्ट्रॉन? N-1D। बराबर है कि नहीं? और ये कहां से कहां हो सकता है सर? 1 से 2 तक, या 0 से लेकर के 2 तक भी हो जाता है। ठीक, 0 से 2 लेकर कहां तक होता है? सिर्फ प्लेडियम के केस में। और ये D क्या होगा बेटा? D क्या होगा? 1 से लेकर के 10 तक। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है कि नहीं होता है? अब मान लो ये स्कैंडियम वाला है, तो स्कैंडियम अगर 3D सीरीज का है, लेकिन पीरियड इसका कौन सा होगा? ये स्कैंडियम 3D सीरीज का है, लेकिन इस कौन से पीरियड का होगा? 4th पीरियड का ना। कौन से पीरियड का होगा? 4th पीरियड ना। इसका पीरियड कौन सा होगा? 4th पीरियड। और यहां पे कौन सा होगा बेटा? 5th पीरियड। अरे होगा कि नहीं होगा? 5th पीरियड। और यहां पे कौन सा होगा बेटा? 6th पीरियड। ये तो होगा कि नहीं? 6th पीरियड। और यहां पे कौन से पीरियड का होगा? 7th पीरियड। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s2 से शुरू होगा और 3d1 होगा? बराबर, यहां पे 4s2 और 3d2 होगा। डन। और इधर भी 4s2 और 3d3 होगा। और इधर 4s1 और 3d क्या होता है? 5 होता है। याद है कि नहीं? ऐसे ही 4s2 और 3d5, यही है। और इधर 4s2 और 3d6, इधर 4s2 और 3d7, बराबर, इधर 4s2 और 3d8। क्या बात बराबर है? इधर 4s1 और 3d10। डन। और इधर 4s2 और 3d10। क्या इतनी बात बराबर सबको समझ में आ रही कि नहीं? डन। इतनी बात समझ में आ गई सर? इतना तो मुझे समझ में आ गया सर। यहां पे आपको बस ध्यान ये रखना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं ना? कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं सर? सबसे पहला एक्सेप्शन कहां देखने को मिलेगा? चलो देखो, ये कौन सा है? पीरियड नंबर 4 है ना। पीरियड नंबर 4 में हमारे पास जो एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है वो यहां देखने को मिलेगा। और कहां देखने को मिलेगा? ये कॉपर। मतलब यहां पे कितने एक्सेप्शन? 4th पीरियड में कितने एक्सेप्शन? 2 एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन? 2 एक्सेप्शन। कितने? 2। अब रीजन सबको पता है। 4th पीरियड में कितने एक्सेप्शन? 2। अच्छा, 5th पीरियड में कितने एक्सेप्शन? 5th पीरियड में कितने एक्सेप्शन बेटा? अगर 5th पीरियड में देखें तो खाली 2 को छोड़ के बाकी सब एक्सेप्शन है। 2 को छोड़ के, एक ये छोड़ दिया जाए और एक कैडमियम वाला छोड़ दिया, बाकी सब एक्सेप्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पीडी। कौन सा है? पीडी। मैं ऐसे बता दे रहा हूं ताकि याद रहे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5s0 और 4d10 हो जाता है। मतलब यहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे डी के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 4s2, 4p6 और 3d10 पूरा भरा होता है। बराबर है कि नहीं? इसको आप क्या करेंगे? इसको जाके ऐसे घर पे बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे करना है। हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं बता रहा हूं। तो खाली 2 को छोड़ करके बाकी सब एक्सेप्शन हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा बेटा? प्लेडियम। अच्छा, अब पीरियड नंबर 7 में कौन से कितने एक्सेप्शन है? पीरियड नंबर 7 में बताओ। किसके अंदर बेटा? पीरियड 5 में ना। हमारे पास पीरियड 5 में जो है स्कैंडियम आएगा, स्कैंडियम वाला, और ये कैडमियम, मतलब ये ट्रियम और कैडमियम। ठीक,
ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रखा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस कौन सा होगा, PD10 पूछा जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। और इसके अंदर कितने एक्सेप्शन है, इसके अंदर कोई एक एक्सेप्शन है। अब आप इसको बनाइए एक बार और चेक कर लीजिएगा। क्यों बता रहा हूं इसको याद करने के लिए, दो सवाल हमसे ज्यादा पूछेगा, कॉपर, जिंक और पीडी। और सबसे ज्यादा पीडी किसमें पूछेगा, पीडी में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल विदाउट एनी चार्ज। मतलब पीडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसा मान लो इसके ऊपर तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक के ऊपर तुमने क्या किया, जिंक के ऊपर अगर 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3s2 3p6 तो भरा ही है, और 3d10 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। लेकिन जब +2 करोगे जिंक में ना, तब तो आउटर मोस्ट शेल में 18 आएगा, तब तो उसको सीडो इनर्ट गैस बोलते हैं। और यहाँ पे कितना होगा, पीडी के अंदर बगैर कोई चार्ज आए ही s से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है कि नहीं। तो क्या 4d भरा हुआ है, तो 4d से पहले 4s2 4p6 भर रखा होगा, तो 4 2 6 वो भर रखा है, और 10 ही मिला के 18 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरे पीरियोडिक टेबल में एक अकेला ऐसा एलिमेंट होता है पीडी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। तो ये रही बात किसकी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बात बराबर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी का बता दिया है, एफ का भी सुन लो। एफ का कौन सा इंपॉर्टेंट है, 63 64 70 71, 63 64 और 70 71। आप लोग एनसीईआरटी पूरी मार्क करके रखेंगे। एनसीईआरटी जब हम जिस तरीके से बता रहे हैं ना, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, मार्क करेंगे जो जो आपको बताया है कि इसमें कौन सा एक्सेप्शन है। पहले इसमें 2 एक्सेप्शन, और इसमें 2 छोड़ के बाकी सब एक्सेप्शन, और इसमें 1 एक्सेप्शन। बात बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक। तो इसको पूरा चेक करेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है तो मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं बेटा, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं अभी। अब दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक साइज। क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एटॉमिक साइज की, बराबर है कि नहीं। अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो आप बताओ जरा एटॉमिक साइज के बारे में। सर हम स्कैंडियम से जब चलते थे, किधर, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम और क्रोमियम और मैंगनीज, किसका, मैंगनीज, आयरन और आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। क्या यही होता था साइज के नहीं होता था, बराबर कि नहीं बराबर। और इसके नीचे क्या था, येट्रियम और लैंथनम, और ये टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफेनियम। क्या यही बात बराबर है कि नहीं बराबर है। देखो जनरली आपको 3D सीरीज का पूछेगा, और ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, कहां कहां पूछ सकता है। जब इस तरीके से पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा बेटा, स्कैंडियम से बड़ा होगा टाइटेनियम। क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करने पे क्या होता है, लेफ्ट राइट मूव करने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि z इफेक्टिव इंक्रीज हो, बराबर कि नहीं बराबर। तो यहां पे स्कैंडियम से बड़ा टाइटेनियम, टाइटेनियम से बड़ा वेनेडियम, सॉरी उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होगा ना, सबसे बड़ा कौन, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। और ये बात आपको हमने सिखा रखी है, कहां पे, पीरियोडिक टेबल में सिखा रखी है कि लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, सेल को जितना खींच रहा होगा। तो क्या यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर देखा जाए तो यहां पे 2 तरीके का दिख रहा है, क्रोमियम तक है ना, मैंगनीज तक, और ये क्या होगा, मैंगनीज भी ज्यादा। लेकिन यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकेल का साइज क्या होता है, लगभग बराबर हो जाता है। और फिर निकेल से बड़ा कौन हो जाता है, कॉपर, और कॉपर से बड़ा जिंक हो जाता है। सर यहाँ पे 2 केस में क्या हुआ, सर यहाँ पे 2 केस में क्या हुआ, सर यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा था, रिपल्सन की वजह से दोनों ओवरकम कर गया। जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों ओवरकम कर गए, तो साइज क्या हो गया, बराबर। और कॉपर जिंक की बात करें तो कॉपर जिंक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर गया। अगर रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो साइज बढ़ नहीं जाएगा रिपल्सन की वजह से, तो कॉपर जिंक का साइज बढ़ गया, बराबर है कि नहीं। अब उसके बाद में सेम ऐसा ही ऑर्डर इसमें भी कर लेंगे, पूछेगा नहीं आपसे, ये ट्रियम वाले में पूछेगा नहीं, लेकिन आप सेम ऑर्डर अगर नहीं आए तो ऐसे कर लेना। लेकिन अब पूछे कि टॉप टू बॉटम आने पे, तो सर सेकेंड ईयर इसमें स्कैंडियम से बड़ा कौन होगा, ये ट्रियम, नो डाउट, और ये ट्रियम से बड़ा कौन होगा, लैंथनम। कोई इसमें कंफ्यूजन है क्या, ग्रुप थर्ड के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। लेकिन क्या जर्कोनियम के अंदर ही यहां से सॉरी, हाँ यहां से अगर मैं बोलूं कि ये एट्रियम जो है ना, ये ट्रियम के अंदर ही लैंथनम शुरू हो गया यहां पे कि नहीं शुरू हो गया, और यहां नहीं यहां लैंथनम कहां शुरू हो गया, यहां पे लैंथनम और ये एक्टिनियम, तो यहां पे लैंथोनाइट सीरीज चालू हो जाएगा कि नहीं चालू हो जाएगा, और यहां पे एक्टिनाइट सीरीज चालू हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो अब अगर लैंथोनाइट सीरीज चालू होगा तो ये हाफेनियम का जो साइज होना चाहिए था, क्या ये साइज डिक्रीज हो चुका होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो एकदम साइज डिक्रीज होकर के क्या वो छोटा हो जाएगा। तो क्या जो टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम को होना चाहिए था, जर्कोनियम से हाफेनियम को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, दोनों साइज क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए, साइज बराबर। और साइज बराबर क्यों हो गए बेटा, ड्यू टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर है कि नहीं। तो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब सर ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की तो बात आपने कर दी, लेकिन ये ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, किसकी वजह से बेटा, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन,
पुअर शील्डिंग ऑफ क्या, लेफ्टिनेंट क्वार्टर सर किसकी वजह से लगता था, पुअर शील्डिंग ऑफ किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है बात की नहीं, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। डन, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझ में आई। अब सर आगे क्या कर सकते हैं सर, वेनेडियम के नीचे एनबी, एनबी के नीचे टीए, तो एनबी और टीए का भी साइज बराबर, मतलब मैं बोल सकता हूं जनरली 3D से बड़ा कौन होता है 4D, और 4D से बड़ा कौन होता है 5D। क्या ये बात बोल सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्रुप के लिए अवेलेबल है, ये थर्ड ग्रुप के लिए, किसने के लिए, थर्ड के लिए। और 3D से बड़ा 4D, 3D से बड़ा 4D, और 4D और 5D का साइज क्या होगा, लगभग लगभग बराबर होगा। मतलब यहां पे ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 तक, क्या बात सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है, याद रहेगा सब, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। सर अगर आयनिक साइज की बात करें, किसकी बात करें, आयनिक साइज, सेम ऐसे कर देना, आयनिक साइज में भी सेम ऐसे ही आयनिक साइज में कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये बात समझ में आ गई मुझे। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास में, बोलो भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसमें देखना है, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, एनसीईआरटी में ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस और ट्रांजिशन एलिमेंट का एनसीईआरटी का ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ किस तरीके से बना रखा है, ठीक है, ग्राफ किस तरीके से बना रखा है, मैं अब इसमें एनसीईआरटी खोलूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता दूं, ऐसे, वैसे मैं डी ब्लॉक जब पढ़ाया था तब आप लोग को बना दिया था ग्राफ, है ना, ये सिखाया था कि नहीं, मैंने बोला कि देखो पहले क्या होता है, पहले एटॉमिक साइज घटता है और फिर 2 का बराबर हो जाता है, ऐसे बराबर होता है कि नहीं, ठीक, और फिर क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है, याद है, ऐसे तो होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा, तो ये, और एक मैंने बोला था ऐसे, मतलब इसको चाहो तो मैं तो दूसरी तरीके से बनाया था, अब एक ऐसे भी बनता है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ठीक, ये साइज का वेरिएशन है। अब एक बार बताओ, ये साइज है ना, ये क्या है, साइज, सर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये 3D है, और ये क्या होगा, स्कैंडियम सबसे बड़ा है, स्कैंडियम सबसे बड़ा है, फिर टाइटेनियम वैनेडियम, फिर ये क्या होगा, आयरन और कोबाल्ट निकेल, क्या तीनों का साइज बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया, फिर यह क्या, कॉपर जिंक बड़े, ये तो है 3D सीरीज, और मैंने बोला 3D से बड़ा कौन होगा 4D, नीचे वाला कौन होगा 4D, और ऊपर वाला कौन सा होगा 5D। लेकिन देखो 4D और 5D में लगभग लगभग साइज कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 3D से तो बड़ा होगा 4D, लेकिन 4D 5D का साइज कैसा होगा, बराबर होगा, क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर। और मैं एक बात बोल दूं कि कोई भी 2D ब्लॉक का एलिमेंट उठा लीजिए, एनी 2D ब्लॉक एलिमेंट, अगर कोई भी 2D ब्लॉक का एलिमेंट उठा लीजिए, उनके बीच का जो साइज का वेरिएशन होगा वो मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकता है, 15%, कितना परसेंट हो सकता है, 15 to 20%, मैक्सिमम 15 से 20% दिखा रखा ना वेरिएशन, कितने परसेंट, एनसीईआरटी डाटा क्या लिखती है, 15 से 20% ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और अगर आप बताओ, अगर 15 से 20% वेरिएशन नहीं होगा तो लगभग लगभग अगर साइज बराबर, तो इस क्लासरूम में जब बच्चे बैठते तो अगर लगभग सबका साइज बराबर होता है, ऐसा तो नहीं कि इतना छोटा सा बच्चा कोई क्लास में बैठने आ गया, अगर साइज बराबर होगा तो लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टी भी बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बोलो बात सही कर रहा हूं कि नहीं सही कर रहा हूं, पक्का, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारे पास में ये ग्राफ भी हो गया, किसका, एटॉमिक साइज का ग्राफ हो गया, क्या हो गया बेटा, एटॉमिक साइज का ग्राफ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया सर, मुझे मजा आ गया, एटॉमिक साइज का ग्राफ, ठीक, अब एटॉमिक साइज का ये ग्राफ हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी बात कर ले बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी, मजेदार प्रॉपर्टी की बात करें सर, दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए सर, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, बराबर है सर, कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस करनी होगी सर, हमारे पास में फिर से वही कहानी है सर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट और निकेल और कॉपर और जिंक, क्या यही है कि नहीं है, बोलो, है ना यही। अगर यही है तो आप बताइए सर, हम बोले कि लेफ्ट राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, और साइज जब घटता है तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना स्टफ होगा ना, तो ये ऐसे हो गया, ये लो, ये लो और ये लो, ये ले, ये लो, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा इंटरवल हुआ, पहला, और ये कौन सा इंटरवल हुआ, दूसरा, और ये कौन सा इंटरवल हुआ, तीसरा, और ये कौन सा इंटरवल हुआ, चौथा, और ये कौन सा इंटरवल हुआ, पांचवा, और ये कौन सा इंटरवल हुआ, छठा, और ये सातवां, और ये आठवां, और ये नौवां, बराबर है कि नहीं, नाइन्थ। बताओ कौन कौन से इंटरवल पे हमें चेंज करना है,
2 2 6, यही इंटरवल तो है सर। अगर 2 इंटरवल पे हम चेंज कर लें तो क्या पूरा का पूरा ऑर्डर मुझे निकल के आ गया कि नहीं आ गया? बोलो 2 6 7 पे अगर हम पूरा कर लें तो क्या पूरा का पूरा ऑर्डर निकल गया कि नहीं निकल गया? सर बहुत बढ़िया, आया समझ में कि नहीं? ये तो हो गया हमारा पीरियड में। सर ग्रुप में भी तो पूछ सकता है, तो सर ग्रुप में मैं एक साथ करा देता हूं सर। 3D से बड़ा, 3D सबसे बड़ा, और 4D और 5D। सर नीचे आने पे घटेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ठीक। या एक ऐसा भी हो सकता है सर, 3D से बड़ा कौन? 4D, और 4D से बड़ा कौन? 5D। ये भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। फिर सबसे बड़ा कौन? सर 5D, और फिर कौन? 5D से उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा? 3D, और फिर कौन आएगा? 4D। सर ये कौन कौन से केस में पॉसिबल है? सर ये सिर्फ और सिर्फ कहां पॉसिबल है इस तरीके से? ग्रुप थर्ड में। कहां? ग्रुप थर्ड में। कहां पॉसिबल है? ग्रुप थर्ड में, बराबर। और ये कहां पॉसिबल है? ग्रुप 4 6 10 में। ग्रुप 4 6 और 10 में। और ये कहां पॉसिबल है? 5D रेस्ट में। आ गया इलेक्ट्रॉनिक, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बराबर। अनएस एनर्जी कुछ करना है क्या? सवाल करने हैं हमको कि कॉन्सेप्ट सीखना है? मतलब इसमें तो कॉन्सेप्ट सीखना नहीं, जब क्लास में पढ़ाया था तो सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे सिखा दिया था मैंने कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है। ठीक है दीदी, है ना? एक्टिव हो जाओ, बराबर। पक्की बात है कि नहीं? अब हमको ये बात समझ में आ गई पूरी। अब उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको आगे? अनएस एनर्जी हो गया, हो गया अनएस एनर्जी। अब उसके बाद में कौन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी? बताओ जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ। अभी क्या बताया था मैंने? अरे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते जाओ, बताते जाओ। अनएस एनर्जी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन और लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक। मैं बोला सर मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बराबर है कि नहीं बराबर है? सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मुझे ये बात पता है कि सर मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये बात तो मुझे पता है, ठीक। ये जनरल बात है। लेकिन हम एक बात बताएं कि सर मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो होता ही होता है। और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। डन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है, इतनी बात बराबर है एकदम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। अच्छा सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई। तो सर मैं यहां से जब चला, स्कैंडियम से जब चला, और स्कैंडियम से जब चला तो कहां तक पहुंचा? मैं जब जिंक तक पहुंचा। स्कैंडियम से जब चला, जब जिंक तक पहुंचा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि सर क्रोमियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? जो क्रोमियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा लेफ्ट राइट मूव करने पे क्रोमियम। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बन के आता है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बन के आता है, वो जानते हैं किस तरीके से बन के आता है? सर ये बढ़ेगा कहां तक? क्रोमियम तक, फिर अचानक से ऐसे बन जाता है ग्राफ। कैसे? ऐसे ही होता है ना। अच्छा रुक जाओ, दीदी कह रही है कोई और तरीके से बना रखा था, मैंने ही बताया था ना। चलो रुक जाओ देखें किस तरीके से बना रखा था। हाँ वो दीदी का समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने ऐसे किया था, ऐसे, फिर ऐसे कर रखा होगा, यही ना? कि यहां पे स्कैंडियम है और स्कैंडियम से बड़ा सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम का। फिर अचानक से Mn का कम होता है, फिर आयरन और कोबाल्ट का। मैंने कहा था जब साइज बराबर है तो लगभग सारी प्रॉपर्टी बराबर होंगी कि नहीं होंगी। ये 3D का ग्राफ है। किसका है ये? 3D का। 3D का ऐसे है, और उसी तरीके से किसका है? 4D का है। उसी तरीके से किसका है? ऐसे ही 4D का भी आता है। लेकिन 5D का क्या हो जाता है? ये ऐसे चला आता है सबसे ज्यादा 5D का। तो यहां क्रोमियम होगा, और क्रोमियम के नाम नीचे क्या होगा? मॉलिब्डेनम, और उसके बाद क्या होगा? टंगस्टन। बराबर है कि नहीं बराबर? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात एकदम सही आती है। तो इसके अंदर मतलब यही है, कि डायरेक्ट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? क्रोमियम होगा कि नहीं? तो सर सबसे ज्यादा तो क्रोमियम का होगा। किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम का। और क्रोमियम के बाद सबसे ज्यादा किसका होगा? मॉलिब्डेनम का। तो क्रोमियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम, और मॉलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन का। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा?
क्रोमियम का, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा किसका? क्रोमियम का। और ग्रुप में, क्रोमियम वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका? टंगस्टन का। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो सर टंगस्टन का अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप टंगस्टन को, अब जब बल्ब का फिलामेंट होता है तो वहां पे क्या यूज करते हो? टंगस्टन, ताकि जितना भी हीट मिल जाए वो मेल्ट नहीं होता है। कहती बात बराबर है कि नहीं? तो ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज यूज्ड, मतलब फिलामेंट ऑफ बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का बात है। तो ये हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आ गया। सर बॉइलिंग पॉइंट तो आपने बताया नहीं, बॉइलिंग पॉइंट अब बताने जा रहा हूं। उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या नाम है बेटा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। बराबर है कि नहीं? तो आइए सर नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन। सर हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी में सब लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है? जो बता रहा हूं वैसे लिख रखा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन। अगर हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो सर कोई भी एटम जो होगा, कोई भी जो एटम होगा वो अपने आप में क्या होगा? कोई भी एटम आपस में बॉन्ड बना रखा होगा कि नहीं बना रखा होगा? बोलो, बॉन्ड बना रखा होगा कि नहीं? बोलो, ये बॉन्ड बना रखा है। मान लो ये क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। एटम ने बॉन्ड बना रखा है। बराबर है कि नहीं? बहन रुकैया, बात बराबर है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बात बराबर है? इतना कि नहीं बराबर है? अब क्या होगा? हम हर एक एटम को क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं। किसको क्या करना चाहते हैं? एटम को तोड़ना चाहते हैं। ये एटम को तोड़ना चाहते हैं। तो जब कोई एक स्ट्रक्चर बन जाए, सॉलिड स्ट्रक्चर, तो उसके हम लोग लैटिस को तोड़ करके उसके एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, या कह सकते हो टू ब्रेक अ एटम, उसको एक आइसोलेटेड एटम में बनाएं, तो जो जितना ज्यादा अच्छा लैटिस बना रखा होगा वो उतने ही ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन निकलेगा। अच्छा, अब सीधी सीधी बात बोले कि सर हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या? सर हीट ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है? ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा तो बॉन्ड बनाएगा, उतने ज्यादा तो चारों तरफ बॉन्ड बनाएगा, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतने ज्यादा एटम जुड़ेगा, और जितने ज्यादा एटम जुड़ेगा उतने ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। नहीं तो तीन करेक्टर खाली इस बात पर डिपेंड करता है, 3 से 4 कह सकते हैं, 4 कह लूं सर, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट और पैरामैग्नेटिक नेचर। ये डायरेक्टली चारों किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। कहती बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? प्रद्युमन सिंह, आ रहा समझ में बात? है चारों प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं? हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसका? सर क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो अगर मैं यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं सर, बॉइलिंग पॉइंट की, सर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है? सर बॉइलिंग पॉइंट तो यही है ना, जिसके अंदर हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ही तो उतना ज्यादा होगा भाई। उसको तोड़ने के लिए जितना हीट दिए जा रहे हो, जितना हीट ज्यादा दोगे उतने ज्यादा तो वो हीट यूज करके बॉइल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन। और हीट ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूं कि जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और एटमाइजेशन ज्यादा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का ना? पक्का। और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ग्राफ दे रखा है वो भी किस फॉर्म से दे रखा है? आप देखिएगा एनसीईआरटी में जिस तरीके से आपका मेल्टिंग पॉइंट का दे रखा है कि क्रोमियम का सबसे ज्यादा, फिर अचानक से मैंगनीज का कम, और फिर ग्राफ बराबर, फिर ऐसे नीचे आकर के सेम वही ग्राफ रिपीट कर रखा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? दिखा ग्राफ कि नहीं दिखा सबको एनसीईआरटी में? हाँ, दिख रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, एक देखो, एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4.2 दे रखा है। Why do the transition element exhibit higher enthalpy of atomization? एग्जांपल नंबर 4.2 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक, एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई बात नहीं, कि why do the transition element exhibit higher enthalpy of atomization? तो जानते क्या होता है बेटा enthalpy of atomization? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उसी के पास होगा जिसके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर दूसरी बात करें, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट, दैट इज 126 किलो जूल पर मोल। व्हाई? लिखा इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। भैया जिंक का एटमाइजेशन क्या होगा? क्योंकि सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। क्या एग्जांपल नंबर 4.2 था? ये कौन सा था? ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन था? इंटेक्स्ट। क्या सही बोल रहा हूं मैं कि झूठ बोल रहा हूं? ठीक, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अगर बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया तो उसके बाद में नया प्रॉपर्टी कौन सी आपसे डिस्कस करनी है हमको? बॉइलिंग पॉइंट के बाद कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी बेटा?
बॉइलिंग पॉइंट के बाद में हमको कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है? डेंसिटी। कौन सी करनी है? डेंसिटी। सर डेंसिटी की बात करें, सर डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं करना है सर। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मास बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, कहां जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। कहां जा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बताओ क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? मास बढ़ेगा, ठीक है, मास नहीं बोल रहा हूं, मास बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। मास बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा और क्या होगा बेटा? डेंसिटी क्या होगी बेटा? सर मास बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? सर अच्छा ये बात तो सही कही। सर बता दें एक बार थोड़ा सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक, क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है? सर स्कैंडियम से आगे बढ़े, स्कैंडियम से उधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्कैंडियम से आगे बढ़ेंगे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 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 निकेल के साथ साथ क्या होता है? निखिल नहीं, निकेल, निकेल है ना, निकेल और कॉपर बराबर होगा, फिर जिंक बड़ा होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, डाटा दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक, हम ऐसे याद कर लेंगे। मैंने बोला था ना कि जो क्लास में भी पढ़े होंगे ना आज उनसे ज्यादा अच्छा समझ आऊंगा, ठीक है। ये क्लास में नहीं पढ़ाया था ये सब चीजें, ये बस बता दिया था फ्लो फ्लो में, याद है कि नहीं? नोट्स में भी अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है ना? हाँ, तो जो नहीं है उसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये और थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक। अच्छा अब बताओ बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें। इफेक्ट, अच्छा और कौन सी प्रॉपर्टी बची? देखो हम क्या हो गया बेटा? जिंक का कम हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, हाँ जिंक, कॉपर का ज्यादा होगा, जिंक का कम होगा, सॉरी। ये ठीक। और कौन सी प्रॉपर्टी बची बेटा मेरे पास? हीट ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी हो गया। अब एलॉय क्या हो गया बेटा? एलॉय बराबर है कि नहीं? तो चलो अब किसकी बात करें हम लोग? एलॉय की। सर एलॉय का फॉर्मेशन, एलॉय का फॉर्मेशन की बात करें, सर एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, तो एलॉय के फॉर्मेशन में आप बताइए जरा सा मुझे, सर एलॉय के फॉर्मेशन में बताइए मुझे एक बात बताओ जरा सा, सर एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सर एलॉय का फॉर्मेशन क्या होता है? मैंने बोला था एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ, बोलो जरा सा एलॉय क्या होता है बेटा? एक सेकंड बेटा, एलॉय। अब एलॉय का क्या होता है? मतलब मिक्सचर ऑफ टू होमोजीनियस सब्सटेंस। एलॉय का मतलब क्या होता है? टू होमोजीनियस सब्सटेंस का मिक्सचर। जैसे हमने आपसे बोला ना कि दो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका लगभग साइज बराबर होता है, और अगर साइज बराबर होगा तो भाई अगर आप क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हो सबका साइज बराबर है तभी तो क्लास में बैठे हुए हो। मैं बोला था ना कि छोटे नर्सरी का बच्चा नहीं पकड़ के लेके आएंगे कि आपको क्लास में बिठा दिया कि हाँ सर लीजिए साथ में पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल है ना। साइज लगभग बराबर, मतलब क्या होगा? थोड़ा कोई हाइट में छोटा, थोड़ा कोई ज्यादा होगा, थोड़ा कोई मोटा होगा, थोड़ा कोई पतला होगा, थोड़ा कोई लंबा होगा, ये सब तो होगा कि नहीं होगा? ये तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होंगी, ऐसा नहीं कि एक फीट का है और एक 6 फीट का है, ऐसा नहीं होगा। तो जब दो लोग की साइज बराबर होती है तो आप अगर जैसे इस क्लास में बैठे जितने लोग भी, हर बच्चों का मेंटल ग्रोथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि मेंटल ग्रोथ लगभग सबका बराबर है, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का कम होगा, ये तो होगा कि नहीं होगा? तो एलॉय के अंदर भी होता है कि दो एलिमेंट जब दोनों का साइज बराबर होगा तो वो क्या एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन कितने % का हो सकता है? 15% का। तो एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा एलॉय के फॉर्मेशन से फायदा क्या होता है? मैंने आप लोग को डिस्कस कर रखा है कि एलॉय के फॉर्मेशन से क्या होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जैसे पहले साइकिल का जो रिम होता था वो लोहे का होता था। कैसा होता था? लोहे का। तो जनरली जब हम लोग बचपन में साइकिल चलाया करते थे तो क्या होता था? रिम जैसे साइकिल से गए ना तो साइकिल कहीं लड़ गई, कभी गड्ढे में पड़ गई ना, तो वो क्या होता है? रिम का टेम्पर खत्म हो जाता था, टेम्पर खत्म हो जाता ना, तो टेम्पर खत्म होता था और पहिया टेढ़ी हो जाती थी, यही तो होता था जनरली। तो अब पहिया टेढ़ी हो जाती थी तो क्यों? क्योंकि लोहे के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्साइड से रिएक्ट भी कर सकता है, तो जंग भी लग जाता था, याद है कि नहीं लग जाता? जंग लग जाता था, ठीक। तो उसको साफ भी करते थे हम लोग साइकिल को। कीचड़ उचड़ जब बरसात आती थी तो बरसात के मौसम में ज्यादातर ये होता था कि उसमें जंग लग गया, ठीक, फिर सफाई करिए आप।
अब हुआ क्या आज, पहले मोटरसाइकिल के अंदर भी यही होता था, बाइक के अंदर भी होता था, और पहिए जो है रिम लगे होते तो उसी के होते थे ना, लोहे के। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और समय बदलते बदलते आज जो साइकिल लेते हो, आज अगर साइकिल लीजिए तो देखिए जनरली क्या होता है, मतलब आप या तो अगर लोहे की होगी ना तो उस पर कोटिंग होके आती है कि ऑक्साइड मतलब मेटल से उस पे वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, कीचड़ नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी, और टायर देखिए मोटे होते हैं कि वहां पे कोई जर्क वर्क ना लगे बहुत ज्यादा। लेकिन जनरली अब तो क्या कर दिया, सारे के सारे बाइक जो हैं, बाइक कभी आप नहीं देखोगे कि कोई बाइक वाला जो है ये रो रहा है कि उसका पहिया टेढ़ा हो गया है, ये कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। पहले बाइक के भी पहिए टेढ़े होते थे, ठीक। और अब जो है जो बाइक के पहिए होते हैं ना, क्या बोलते नहीं, अलॉय व्हील लगा है, वो अलॉय व्हील नहीं, अलॉय व्हील होता है ना, अलॉय व्हील होता है। अलॉय व्हील क्या होता है, अलॉय का बना हुआ कोई व्हील होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आ गई होगी सर, जैसे लोहे के अंदर प्रॉपर्टी थी मजबूत होता था, तो हो सकता है लोहा मिला दिया गया उस अलॉय के अंदर और कुछ और मिला दिया गया हो तो उसकी मजबूती भी आ गई हो, और बाहर की तरफ कोई और लेयरिंग आ गई हो ताकि उस पर जंग ना लगे। ये तो हुआ होगा कि नहीं। और हो सकता है कि उसके अंदर जो थोड़ा सा भी जर्क लगता था, टेढ़ा हो जाता था, अब थोड़ा लचीलापन भी आ गया उसके अंदर। तो आज के हिसाब से तो यही किया गया ना, आज के हिसाब से तो यही किया गया। तो हमको क्या करना बेटा, अलॉय के बारे में अगर बात करें तो अलॉय क्या है, होमोजीनियस सॉलिड मतलब सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो होता है कि नहीं होता है। अगर एग्जांपल बात करें, अगर जैसे हमारे पास कुछ अलॉय का एग्जांपल है, जैसे स्टील का नाम सुना है कि नहीं सुना है। स्टील किसका अलॉय है बेटा, याद है ना, स्टील, स्टील किसका अलॉय है। स्टील हो गया हमारे पास, ब्रास हो गया, स्टील ब्रास, और कौन है बेटा, ब्रॉन्ज। स्टील ब्रास और ब्रॉन्ज, और कौन है हमारे पास में, और एनसीईआरटी में कुछ और रख लिख रखा है, ब्रांज और जर्मन सिल्वर। जरा एक बात बताओ मुझे, ब्रास किसका, जर्मन सिल्वर है ना, बताओ। ये स्टील जो होता है, ये स्टील क्या होता है बेटा, स्टील किसका किसका मिक्सचर है, एनसीईआरटी के डाटा से बताओ फटाफट। ये हमारी नोट थे ना दीदी, दूसरे की है, अच्छा। तो बताओ स्टील का क्या एग्जांपल होता है, आयरन और कार्बन बराबर। और बताओ ब्रास का, कॉपर और जिंक, यही तो होता है। और ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन, यही होता है। और बताओ जर्मन सिल्वर का क्या होता है, कॉपर, निकल और जिंक, बराबर है कि नहीं बराबर है, डन, यही तो है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलॉय, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें दे देता क्या, स्टील दे देता, ब्रास दे देता, ब्रॉन्ज दे देता, जर्मन सिल्वर दे दिया। 4 ऑप्शन, जर्मन सिल्वर की जगह हटा करके बोल देता, दे देता क्या, मान लीजिए कोई दे देता जर्मेनियम दे देता, तो क्या होता, कंफ्यूजन थोड़ा होता है। ऐसा लगता है ना कि ब्रास जो हमें एज अ मेटेलिक फॉर्म में मिलता है, नहीं, ब्रास क्या है, एलॉय के फॉर्म में मिलता है, मेटेलिक फॉर्म में नहीं मिलता है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब उसके बाद में डेंसिटी के बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन था बेटा, डेंसिटी के बाद कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी थी, देखो फटाफट देखते जाओ। डेंसिटी के बाद एलॉय हो गया, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सुनो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, सुनो ध्यान से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बेटा, हाँ सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करें ना सर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं सर, इंटरस्टिशियल की बात कर रहे हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खासियत ये होती है कि जैसे आप मान लीजिए एक आयरन लिया, क्या लिया आपने, आयरन, तो ये आयरन है, ये मान लीजिए आयरन है, तो आयरन एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये अपना सॉलिड स्ट्रक्चर पूरा बना लिया। अब ये आयरन अपना सॉलिड स्ट्रक्चर जब बना लेता है तो ये क्या करता है, देखो ये अपना सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कोई भी सॉलिड हो, थोड़ा बहुत अगर सॉलिड स्टेट याद आ रहा हो आप लोग को, तो कोई भी अगर सॉलिड ले लें हम लोग, तो उस सॉलिड के अंदर एक खास बात तो होती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। जैसे जो हमारे पास सबसे अच्छा सॉलिड बनाता था पहले जब सॉलिड स्टेट था, तो मैं एफसीसी बनाता था, एफसीसी या एससीपी, तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना भर जाता था, 74%, तो व्हाइट्स बचते थे ना 26%, है ना। और बीसीसी में कितने परसेंट होते थे, 68% और 32% व्हाइट बचता था, और उसके अंदर कितना 52% और 48% व्हाइट बचता था, याद है एससीसी में। तो अगर हम यहां की बात करें तो यहां जो ये खाली स्पेस होता है, दो एटम के बीच में जो खाली स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल साइड। तो इंटरस्टिशियल साइड में क्या होगा, आयरन जो नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल साइड में क्या कर जाते हैं, आके भर जाते हैं। तो नॉन मेटल के अंदर क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सब आके भर जाते हैं। तो ये सब जब भरेंगे तो क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक होंगे, क्या 1:1 के रेशियो में भरेंगे, नहीं। तो ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को शो करता है। कैसा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब 1:1 रेशियो नहीं होगा इनका, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो शो करेंगे। दूसरा चीज, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो शो करेंगे। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, जब ये भर जाएंगे
तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ भी तो बढ़ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो मतलब मजबूत हो जाएगा, तो क्या स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग हो जा रहा है तो क्या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ जाएगा, फिजिकल पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ जाएगा कि नहीं सर, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और क्या हो सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा, लो केमिकल रिएक्टिव मतलब कह सकता हूं कि जब ये आपस में खुद ही स्टेबल हो गए हैं तो क्या किसी और केमिकल से रिएक्ट करेंगे, नहीं। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है सर, नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, लो केमिकल रिएक्टिविटी हो सकती है, क्या हो सकती है, लो केमिकल रिएक्टिव, या बोल सकता हूं इनर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, लो केमिकल रिएक्टिव मतलब बोल सकता हूं क्या, इनर्ट हो सकता है। सर इनर्ट के साथ साथ और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर क्या हो सकता है, हाई कंडक्टिविटी होगी या लो कंडक्टिविटी होगी, बताओ। ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी, ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी सर, ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी। और क्या हो सकता है, हार्डनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्डनेस क्या होगी बेटा, अरे और मजबूत हो जाएगा ना, तो हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या यही हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, बोलो क्या है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कहती बात बराबर समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब बताओ और कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास बची रहेगी, जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ क्या हो गई, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है कि नहीं। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें क्या, हाँ सर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की, सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी